लोग ना अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। अब हम लोग का एक चैप्टर जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। अब एनसीईआरटी पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो अब ध्यान देना इस बात को लेके, क्योंकि अब बेसिक चीज़ों भी बहुत बात कर लिए हम लोग। अब थोड़ी स्पीड धीरे धीरे तेज होती जाएगी। तो कोशिश ये करना कि हम जिस दिन वीडियो अपलोड करते हैं, कोशिश में सब लोग ये करो कि उसी दिन वीडियो देख लो, ताकि ये रहे कि भाई टाइम मिले तुमको रिवाइज करने का। अब पहले बहुत स्लो आ रहे थे वीडियोस, अब कोशिश ये करेंगे कि भाई ऑन टाइम रहें, थोड़े तेज अपलोड करेंगे वीडियोस को और थोड़ी तेज़ी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब एनर्जी मेंटेन करते हो, क्योंकि अब हम लोग देखो पहले तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय लॉस हो चुका है हम लोगों का, और अब बहुत कम टाइम मिलेगा नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और पूरा स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे अब हम कम आएंगे। कोशिश ये करेंगे कि पहले हम लोग 12th का सिलेबस अच्छे से निपटा लें, फिर अगर बहुत एपिक लेवल पे जाना होगा तो उसको हम लोग एक अलग सीरीज के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले टर्न पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और हम बताए थे वहाँ पे कि देखो अब हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को फाइंड करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना। उसके पहले ना हम एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ये कई जगह खूब पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और स्टार भी लगा लेंगे। और स्टार कहाँ तक लगाएंगे बताओ? अनंत तक स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो देखना, इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो, तो ये इंप्लाइज करता है दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V will also be zero, या will also, सही है ये, will also must be zero at that point। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं भाई। यहाँ ये बोला जा रहा है, जैसे मानते अगर हम यहाँ एक पॉइंट लिए, हम बोले कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो निश्चित तौर पर वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा। ये हम लोगों का स्टेटमेंट 1 है। इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, तुमको ये बताने कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं किस पर? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट सेकेंड पर, ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड, इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जीरो, V तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए देखो V के ऊपर एरो नहीं बना रहे हैं, तो ये इंप्लाइज करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E वेक्टर will also must be zero at that point, ठीक है। will और must शायद इसमें से कुछ स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक आ रहा होगा, तो वो देख लेना सब अपने हिसाब से। पहले फिजिक्स पे ध्यान देते हैं। 2 स्टेटमेंट है, 2 जस्ट अपोजिट बातों को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कौन किसको इंप्लाई करता है। मतलब अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो तुमको ये बताना है कि क्या ये इंप्लाई करता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो क्या ये इंप्लाई करता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि भाई क्या दोनों ट्रू है, ट्रू। दूसरा ऑप्शन है कि भाई पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तीसरा ऑप्शन है कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। और फोर्थ ऑप्शन है कि भाई दोनों ही फॉल्स है। चलो अब ये याद कहाँ से करेंगे? याद करो, पिछले टर्न पे हम एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा रहे थे कि नहीं, जहां कॉर्नर्स पे हम पॉइंट चार्जेस रखे थे और सेंटर पर हम पोटेंशियल फाइंड किए थे।
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बस पूछे थे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, ये पहला था। और उससे भी पिछले टर्न पे हम कई सारे स्क्वायर वाले क्वेश्चन दिए थे जहां सेम ही क्वेश्चन पूछे थे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। तो देखो सबसे सिंपल से अगर हम बातें करेस्पॉन्डिंग चले यहां पर, तो वहां जो 2-4 एग्जांपल्स कराए थे ना हम पिछले टर्न पे और उसके पिछले टर्न पे, उन एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को क्लियर कर लो अच्छे से, क्योंकि वहां हम एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछे थे। या फिर अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर लो, ठीक है। अब हम हिंट देते हैं ना। हिंट क्या है कि अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर ये वर्ड यूज किया गया है मस्ट, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट में अगर हमको मस्ट वर्ड दिख गया तो कोई भी एक ऐसा केस जरूर सोचो, मतलब कोशिश करो खोजने का जहां ये चीज गलत हो जाए। मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब होता है कि भाई हर जगह वैलिड है। तो अगर हमको कोई एक केस मिल जाए जहां वो बात गलत हो जाए तो हम उस स्टेटमेंट को क्या बोल देंगे? रॉन्ग बोल देंगे। सिमिलर तरीके से यहां भी बोल सकते हैं, यहाँ मस्ट बोला गया है कि भाई जीरो होगा ही होगा, तो कोई ऐसा केस खोजने की कोशिश करो जहां ये चीज ना हो, क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो मस्ट वाले केस में क्या होता है ना, जब भी मस्ट लिखा होता है तो हम लोग अपोजिट केस खोजते हैं। अगर मस्ट की जगह में लिखा होता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, में, तब अगर में वर्ड यूज होता है तो उसमें हम लोग खोजते हैं कि कहाँ ये चीज सही हो जाए। अगर वो चीज किसी एक केस में भी सही हो गया तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो ट्रू है, ठीक है। तो यही तरीका होता है। मस्ट में अपोजिट केस खोजते हैं ताकि वो गलत साबित कर सके, और में हम लोग सही केस खोजते हैं ताकि उसको हम लोग सही साबित कर सके, ठीक है। तो ये इस तरीके से। तो क्या करो कि 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन को ट्राई कर लो। तो एक बार अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से, भाई हम लोग को एक एक केस खोजना है जहां ये चीज गलत हो रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं, स्क्वायर वाला एग्जांपल दिए थे तो वहीं से बात उठाते हैं ना, स्क्वायर वाले से ही। देखना, ये Q, यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी Q, ठीक है। 4 जगह पर Q दे दिए हैं। अब इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करा दे रहे हैं। अगर हम लोग सेंटर पर देखें तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। इस वाले Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ऐसे, और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अरे गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट, ऐसे। तो देखो ना ध्यान से, भाई ये वाला इसको कैंसिल क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, ये वाला इसको कैंसिल क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम। तो यहां पर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो तो कितना आ गया बताओ? 0। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या था कि इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल की, भाई अगर हम उस सेंटर पर पोटेंशियल लिखें, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, जहां चार्जेस को विद साइन रखते हैं। तो अगर हम यहां पे रखें तो ये आएगा KQ/R। ऐसे 1, 2, 3 और 4 चार्जेस हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4KQ/R। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो 0 है, जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या आ गया है? नॉन 0 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल निश्चित तौर पे 0 होना चाहिए। यहाँ तो गलत हो गया ये। इसका मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है बताओ? फॉल्स हो जाएगा। तो बस पहला स्टेटमेंट फॉल्स, इसका मतलब C और D ही हो सकता है, ठीक है। तो A और B की तो बात नहीं करेंगे अभी हम लोग। देखना, अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड वाले पर, ठीक है। देखते जाओ अच्छे से, इसको नोट करते चलो भाई।
चलो अब हम लोग ऐसा केस खोजते हैं जहां पोटेंशियल तो जीरो आ जाए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन जीरो हो। ध्यान देते हैं एक बार, फिर से उसी स्क्वायर वाले केस पर ही चलते हैं। देखो, अरे फिर गड़बड़ हो गया। यहां ध्यान देते हैं भाई, ये हम लोग का क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज और यहां भी क्यू चार्ज, ठीक है, चार्जेस हो गए। हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको नेगेटिव, इस वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। अब ध्यान देना, फिर से हम लोग सेंटर पर आ रहे हैं। भाई ये रहा सेंटर का पॉइंट। अगर हम लोग पोटेंशियल लिखें तो इन दो की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आएगा, अगर ये डिस्टेंस हम r बोल रहे हैं तो ये आ जाएगा k क्यू बाई आर, लेकिन 2 टाइम्स इसकी वजह से इसकी वजह से तो ऐड हो जाएगा। इन दोनों की वजह से चार्ज को अगर हम साइन के साथ रखेंगे तो भाई माइनस ऑफ 2k क्यू बाई आर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन तो सब सेम ही है। तो 2k क्यू बाई आर और 2k क्यू बाई आर कैंसिल, तो जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा बताओ, जीरो आ जाएगा। सही बात है। अब थोड़ा बहुत ध्यान देते हम लोग किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन से पहले बात करते हैं भाई, माइनस चार्ज की तरफ होता है, प्लस से दूर की तरफ होता है, तो दोनों इधर जुड़ गया। माइनस चार्ज की तरफ होता है और प्लस वाले से दूर होता है, तो फिर ये दोनों जुड़ गए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो ऐसे कहीं आएगा कि नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो तो बचा रह रहा है ना, मतलब नॉन जीरो ना आया। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट था कि अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित तौर पे जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। हम ऐसा एक केस जरूर खोज लिए जहाँ पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर है कहानी, नोट कर लो इसको अच्छे से। भाई ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार जैसे जहाँ पे कई सारे टॉपिक्स एक साथ आते हैं ना, तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे केवल पोटेंशियल का क्वेश्चन होता तो नॉर्मल क्वेश्चन होता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन होता तो नॉर्मल क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दोनों का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन से और पोटेंशियल वाले क्वेश्चन से, दोनों से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम बताएं ना कि देखो, एडवांस में अगर हम बात करें, जैसे जेईई एडवांस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि वो क्या करते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही में मर्ज करके क्वेश्चन बना देते हैं, या मल्टीपल चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना देते हैं, तो वो टफ बन जाता है। वो इंडिविजुअल चैप्टर्स नहीं देते हैं, वो कई सारे चैप्टर को ऐसे मिला के देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जैसे कोशिश ये किया करो हमेशा कि अगर तुमको लगे कि नहीं सर कोई 2 चैप्टर कॉमन जैसा चल रहा है तो उनको साथ में पढ़ो, क्योंकि उससे थोड़ा कन्फ्यूजन भले हो सकता है, लेकिन समय के साथ उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो अच्छे से। हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, इन दोनों के बीच में अब हम लोग रिलेशन पे बात करेंगे। अच्छा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे ना, सिमिलर तरीके से हम लोग यही चीज़ यहाँ भी बोल सकते हैं, क्या कि रिलेशन बिटवीन फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्चुअली में ना फॉर्मूला भी सिमिलर तरह का होगा, मतलब जहाँ E था वहाँ F आ जाएगा, और जहाँ V है वहाँ क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी सेम तरीके के होंगे, तो कुछ भी बहुत अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ एकदम सेम है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे, या हम बोले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो भी सेम ही चीज़ आएगा। ठीक है, अच्छा भाई एक चीज़ सबसे अच्छी ज़रूरी बात है याद रखना है, फॉर एनी टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी तरह का अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, तो जो अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो फॉलो करेगा ही करेगा। फॉर एनी टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ du अपॉन dr
टाइम्स आर कैप, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर आर कैप, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम कुछ कुछ बातें समझा देना चाह रहे हैं। यहां देखो ध्यान से, भाई फोर्स कैसे क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, वो पोर्शन हमको क्या दे रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड दे रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है आर कैप वाला, वो पोर्शन क्या दे रहा होगा बताओ, डायरेक्शन, ठीक है। तो भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोगों को अगर फोर्स चाहिए होगा तो हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना इंपॉर्टेंट क्या होगा, डायरेक्शन। तो डी यू बाई डी आर, जो माइनस डी यू बाई डी आर एक्चुअली में वो क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड, और जो ये आर कैप है वो क्या दे देगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में तो माइनस बोलेंगे नहीं, तो माइनस हम इसके साथ बोलेंगे, ठीक है, कि माइनस आर कैप जो होगा वो क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन, और डी यू बाई डी आर जो होगा वो हम लोग को क्या देगा, मैग्नीट्यूड। यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, भाई अगर ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, देन ये बात हम लोग लिख रहे हैं, देन इट ऑल्सो फॉलोड बाई, इट ऑल्सो फॉलोड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कि अगर ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा फॉलो होगा तो निश्चित तौर पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स द्वारा भी फॉलो किया जाएगा। ये यहाँ तक की बात तो होगी हम लोगों की। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े इस चीज पर, तो ध्यान देना, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर टाइम्स आर कैप हुआ ये। अब देखो, अगर हम लोग बात करें भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई लिखते हैं कि नहीं, जहां पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज। सिमिलर तरीके से हम लोग बोल सकते हैं डी यू, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं Q इंटू डी वी, जहां पे Q अगेन क्या है, पॉइंट चार्ज। तो अगर हम लोग इसको, इस वाले इक्वेशन को, लेट्स से इक्वेशन नंबर स्टार मार्क किए हुए हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार, अगर इक्वेशन स्टार से हम लोग इस बात को लिखें तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q E वेक्टर इक्वल, अब डी यू को क्या लिख सकते हैं, Q डी वी, Q को अगर हम बाहर कर दे, माइनस Q डी वी अपॉन डी आर टाइम्स आर कैप, तो यहाँ से Q से Q उड़ा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर इंटू आर कैप। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हम लोगों को यहाँ से क्या मिल गया, ये हम लोगों को यहाँ से मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या मिला है, फोर्स, और ये क्या मिल गया हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक है। बस इतनी कहानी थी भाई। तो अब हम लोग किसी एक पोर्शन को लेकर चलेंगे, हम तुमको समझा देना चाह रहे हैं ये बात। अच्छा, ये याद कैसे करेंगे कि सर ये अलग सा कुछ लग रहा है, तो देखो बहुत आसान सी बात है। जैसे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर होता है कि नहीं, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम सिमिलर तरीके से फोर्स को देखें तो भाई फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अगर बहुत सही से ध्यान दे रहे होंगे तो अगर हम इस U में R से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी एक और R आ जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज F ही बन गया कि नहीं। अगर याद करने के तरीके से हम लोग देखें शॉर्ट ट्रिक टाइप का, तो U बाई आर क्या दे देगा, F दे देगा। तो देखो ऐसे U बाई आर भी याद हो जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन के पीछे क्या चिपका दिए हैं, आर कैप चिपका दिए हैं। वैसे ही ना हम लोग इसके लिए भी बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दो एक बार। अगर हम पॉइंट की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछें तो वो कितना आता है, के क्यू बाई आर आता है कि नहीं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अगर हम इस पोटेंशियल में एक आर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आर स्क्वायर होकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, वी बाई आर, और डायरेक्शन के पीछे क्या चिपका देंगे, आर कैप। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से, और इस तरह से हम लोग क्या पा जाएंगे, फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो याद रखने का हम ट्रिक भी सिखा दिए कि भाई डी यू बाई डी आर से क्या मिलेगा, एफ, डायरेक्शन के लिए आर कैप, डी वी बाई डी आर से क्या मिलेगा, ई, और डायरेक्शन के पीछे क्या लगा देंगे, आर कैप, ठीक है। अब चूंकि मेन हेडिंग हम लोग का ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये लेके चलेंगे। लेकिन एकदम दिमाग में बैठा के चलो कि अगर कभी भी क्वेश्चन इसका भी आया
तो जैसे इसका सीख रहे हैं ना वैसे इसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस वाले पर बात करते हैं, इस फॉर्मूले पर, ठीक है। देखना, अच्छा अब ध्यान देते हैं हम लोग भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला था हम लोगों के पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल माइनस ऑफ dv अपॉन dr, पीछे क्या लिख दिए थे? r कैप, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखना भाई ये r है क्या, पहले तो ये r वेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो r वेक्टर है ना ये है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा पोजीशन वेक्टर के अगर हम करेस्पॉन्डिंग चले, जैसे हम बोले कि भाई पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करना है, तो मान लेते हैं हमको यहाँ पहुँचना है, तो हम कैसे चलेंगे? x में चलेंगे, y में चलेंगे, z में चलेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए कि नहीं? तो ये जो यहाँ से जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये दिखा रहे हैं ना हाथ, ये जो वेक्टर बना हुआ सा दिख रहा है, जहाँ यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल है, तो ये जो वेक्टर है ना इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ पहुँचना था, अगर हमको केवल x में चलना होता तो हम लोग सिर्फ x वेक्टर लिखते हैं, y में चलना होता है y वेक्टर लिखते हैं, z में चलना होता है z वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि इफ देयर इज x एक्सिस, मान लेते हैं कि वहां पे केवल और केवल क्या है? x एक्सिस है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं ex वेक्टर, ex वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ dv अपॉन dx, x का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? i कैप हो जाएगा। इफ देयर इज कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ey वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dv अपॉन dy क्या? j कैप। अगर मान लेते हैं इफ देयर इज z एक्सिस ओनली, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? ez वेक्टर इक्वल माइनस ऑफ dv अपॉन dz k कैप, ये होगा। बट ये तो तब के केस में है जब केवल x एक्सिस हो, केवल y एक्सिस हो और या फिर केवल z एक्सिस हो। बट व्हेन देयर इज ऑल थ्री एक्सिस या ऑल थ्री कोऑर्डिनेट, अगर तीनों कोऑर्डिनेट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें, इस केस में केवल x कोऑर्डिनेट है, y और z कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। y यहाँ ना एक्सिस बोलना ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेट बोलना ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे केवल y कोऑर्डिनेट है, x और z कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे केवल z कोऑर्डिनेट है, x और y कोऑर्डिनेट है। लेकिन जनरल क्या हो सकता है? जनरल हो सकता है कि वहाँ तीनों कोऑर्डिनेट हो, बट व्हेन देयर इज ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, देन क्या होगा भाई? देन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको लिखना होगा तो हम लिख लेंगे क्या? ex वेक्टर प्लस ey वेक्टर प्लस ez वेक्टर, भाई तीनों वेक्टर्स का सम कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को e वेक्टर क्या मिल जाएगा? देखना ध्यान से, माइनस ऑफ, अब देखो डेल नहीं, डी नहीं लिख रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं? डेल लिख रहे हैं, डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस ये वैल्यू ey की, डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल v अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हम लोग को क्या मिल गया? ये हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिला, ठीक है। तो ये तो भाई हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल जेड के कैप। ये यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि सर जब ये था तो ये क्यों लेके आए? ये तो केवल कंडीशन है ना, जब x कोऑर्डिनेट होगा केवल या केवल y या केवल z तब यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसको स्टार लगा लेंगे, भयानक स्टार, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हाथ थक नहीं जाते, ठीक है। स्टार 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 लगाते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा अगर बहुत सही से समझ रहे होंगे तो इसी तरीके से हम लोग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। नहीं, अरे देखो ना, जहाँ पोटेंशियल है
वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर फोर्स आ जाएगा। अब दिमाग में ये आता है कि सर इसका मतलब ये यूज करना है, तो फिर सर डी की जगह डेल क्यों लिखे हैं? देखो डी जो होता है ना, डी उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो डेल है ना इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी मतलब डिफरेंशिएशन और डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा सर ये यूज कब करना है? ये यूज तब करना, याद रखने वाली बात है क्या, इट इज यूज्ड व्हेन, इट इज यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is known and we have to find electric field। फिर से देखो क्या बोले, it is used when electric potential is known एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोन हो और हम लोग को क्या पता लगाना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से भाई, अगर पता है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो तुम ध्यान से देख ले, क्योंकि ये कई बार हम लोग को यूज में आएगा। मैथ वालों के लिए तो मैथ में भी कई जगह यूज आ सकता है ये, तो फिलहाल देखते हैं हम लोग अब। अच्छा, कोई नया फॉर्मूला आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना वही सब फॉर्मूला हम लोग किस में यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। तो नाम क्यों अलग दिए हैं? नाम इसलिए अलग दिए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जो कहानी है, जो तरीका होगा लगाने का वो बदल जाएगा। देखना, एक साइड हम लोग बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएशन की, और एक और साइड हम लोग बात करते हैं किसकी, पार्शियल डिफरेंशिएशन की, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखना फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर। हम पूछेंगे बताओ यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तो फिर दिमाग में आएगा कि सर वेरिएबल तो यहाँ दो है, y और x। अब हम थोड़ा अलग पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे ध्यान दो, इंडिपेंडेंट का मतलब कि कितने हैं जिसको हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे x को हम अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x कुछ पुट कर दिए तो y एक फिक्स वैल्यू ही आएगा। ऑल्दो y बदल रहा है लेकिन वो x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हम x बोले 2 तो y निश्चित तौर पर 4 ही आएगा। अगर हम x बोले 3 तो y निश्चित तौर पे क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे कितने डिपेंडेंट वेरिएबल, एक y। हम बोले कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोले x, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन तभी यूज करते हैं ओनली व्हेन देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। केवल तभी यूज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब एक और ध्यान देते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम बोले कि बताओ यहाँ कितने वेरिएबल, तो बोलेंगे सर यहाँ टोटल तो कितने वेरिएबल है, 3। हम बोले कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो बोले सर अगर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हैं 2, x और y। हम इसको अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x और y को, जैसे मान लेते हैं x को हम रख दिए 1, y को रख दिए 2, तो z निश्चित तौर पर 5 आएगा। तो x और y पर z क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम अगर x को रख दिए 2, y को रख दिए 3, तो z जो होगा वो निश्चित तौर पर 13 आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है। तो ये तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन तब यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, और डिफरेंशिएशन तब यूज करना है जब केवल एक ही वेरिएबल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देते हैं भाई, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ कैसे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन के बाद कितना आ जाएगा, ये 2x, ये होता है ना, पावर आगे एक पावर कम, तो वैसे कर लिए। यहाँ ध्यान देते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी बोलना पड़ेगा। क्या, एज्यूमिंग y एज कांस्टेंट। अगर डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं तब ये पूरा बोलना पड़ेगा, क्या कि z का डिफरेंशिएशन तो करना है x के रेस्पेक्ट में, फिर ये बताना पड़ेगा कि किसको कांस्टेंट मान रहे हैं। एज्यूमिंग y एज कांस्टेंट, देखो y क्या है, x और y वेरिएबल था ना, दोनों वेरिएबल थे, लेकिन अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। और जब भी ऐसा केस आता है ना, तो हम लोग इसी को एक स्टाइल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ये बोल दिए ना तो ये अपने आप में वेल नोन हो गया कि x को छोड़ के बाकी चाहे जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उन सबको क्या मानना है, कांस्टेंट। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर बताना पड़ेगा कि किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। बस अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं, डेल z अपॉन डेल x। किसको कांस्टेंट माने हैं, y को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। पावर आगे एक पावर कम और प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो इसका सिंपली कितना आ जाएगा, 2x। बात समझ में आ रही है। एक और बार करते हैं, मान लो ऐसा बोला जाता कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करना है, तब कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे डेल z अपॉन डेल y। क्या मान रहे हैं कि x क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। वही गड़बड़ हो गया, s, ठीक है। अब तो फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बोले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का कितना कर देंगे, बोले पावर आगे एक पावर कम कर देंगे, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा बताओ, 2y आ जाएगा। ये कहानी क्लियर है क्या, तो ये इस तरीके से है। तो अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करें तो नॉर्मली केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, काम चल जाएगा। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, और बाकी सब वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं बस उसी को क्या मानते हैं, वेरिएबल, ठीक है। चलो अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो ढंग से क्लैरिटी आएगी, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड एक। देखो क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल V इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वोल्ट, वेयर एक्स वाई एंड जेड इज इन मीटर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, वोल्ट में दिया हुआ है, जहां पे एक्स वाई जेड किस में है, मीटर में है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,2,3 m, ठीक है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। पोटेंशियल दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हम लोगों से पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पॉइंट पर, 1,2,3 पर, ठीक है। चलो
ऐसा करते हैं 5 मिनट के लिए वीडियो रुको और क्वेश्चन ट्राई करो, तो एक बार अच्छे से ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? अब देखो सुनना ध्यान से भाई, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला? माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। मान लेते ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान देते हैं किस पर? डेल वी अपॉन डेल एक्स पर, ठीक है भाई। डेल वी बाई डेल एक्स पे ध्यान देते हैं। हम लोग के पास ये रहा पोटेंशियल। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को y और z को क्या मान के चलना पड़ेगा? कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। तो ध्यान देते हैं भाई, पावर आगे एक पावर कम, y भी कांस्टेंट तो 0, z भी कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो डेल वी बाई डेल एक्स आया कितना बताओ? 2x आ गया कि नहीं? ठीक है। सिमिलर तरीके से डेल वी अपॉन डेल वाई, ये मानते हुए कि x और z क्या है बताओ? x और z जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर का कितना है? 0। डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम, तो केवल कितना आ जाएगा? 2y। और फिर प्लस z को भी कांस्टेंट माने हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से ये सिंपली कितना आ गया बताओ? 2y आ गया कि नहीं? तो डेल वी बाई डेल एक्स कितना आ गया? 2x। और डेल वी अपॉन डेल वाई कितना आ गया? 2y, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग ध्यान देते हैं डेल वी अपॉन डेल जेड। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि भाई x और y जो है वो क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट, ठीक है। x कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से 0, प्लस z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2z आएगा। पावर आगे एक पावर कम, तो ये वैल्यू सिंपली कितना आ जाएगा? 2z। तो x का किए तो कितना आया? 2x। डेल वी बाई डेल वाई कितना आ गया? 2y। और डेल वी बाई डेल जेड कितना आ गया? 2z। अगर हम ये सब यहाँ पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस कितना? 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप माइनस 2z के कैप। अरे डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू रख दी है, लेकिन ये तो जनरल हुआ। किसी पॉइंट पूछ रहे हैं, किस पर? 1, 2, 3 पर पूछ रहे हैं, तो हम लोग रख देते हैं एट पॉइंट 1, 2, 3। अगर इसमें हम लोग चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 2 2 जा 4 जे कैप और फिर माइनस 3 2 जा 6 के कैप। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है क्या? तो ये हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू कितनी? माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप और माइनस ऑफ 6 के कैप। अगर हम लोग इसके यूनिट पर ध्यान देंगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर। अरे ऊपर वोल्ट है ना, नीचे एक्स वाई जेड सब कुछ मीटर में चल ही रहा है, देखो मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर। क्लियर हो रही है कहानी? अच्छा, ये इस तरीके से हो गया भाई। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हम लोगों से पूछा गया है, हाँ ये रहा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? बोले एकदम सिंपल कहानी है सर। मैग्नीट्यूड पे अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये अंडर रूट पे कितना आ जाएगा? ये आ रहा है अंडर रूट 56, ठीक है। ये आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 2 रूट 14 आ रहा है क्या? ठीक है, 2 रूट 14। ये हम लोग का क्या बन जाएगा? वोल्ट पर मीटर। अगर डायरेक्शन चाहिए इनको तो डायरेक्शन कैसे लिख लेंगे? बोले डायरेक्शन ये सर सिंपल है, उसके वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और मैग्नीट्यूड को ई लिखते हैं, चाहे ई वेक्टर मॉड में लिखेंगे। तो बस इस वेक्टर में इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन। क्लियर हो रही है कहानी? तो ये इस तरीके से नोट कर लो। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और बात है, जैसे ऐसा भी हो सकता था, एक मिनट, माइक ऑन है कि नहीं? हाँ ऑन। देखो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन पूछ लेते वो, तो फिर कैसे करेंगे? तब तो ये यहाँ से वेक्टर वाला क्वेश्चन बनेगा। अरे सोचो ना, अगर कोई वेक्टर पता हो हम लोगों को
तो हम लोग तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो याद करते हैं वो कहानी कैसे था भाई, कि अगर किसी वेक्टर का हमको अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो क्या करेंगे, बोले अंडर रूट क्या कर लेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो हम लोग उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। बात समझ में आ रही है? तो हम वो वाला प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो ख्याल रखना है कि हम यहाँ तक लाके छोड़ देते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी बुक में पूछा गया, जैसे एससी वर्मा में अगर क्वेश्चन है या एनसीईआरटी में है, वहाँ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का तो यही तरीका है कि जो आई कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब भाई इसी तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक आध दो और करा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई, अरे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों से पूछा गया है 1,1,1 पर। तो चलो अब इसको फिर से ट्राई करो, वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। तो एक बार सब अच्छे से करने का तरीका वही है कि भाई फॉर्मूला लिखेंगे, हर वैल्यू को अलग अलग फाइंड कर लेंगे और फिर फाइनली एक जगह पुट करके फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। चलो करो ट्राई। करते रहो भाई, ट्राई जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना बेहतर सीख पाएंगे। ट्राई नहीं करेंगे, पेन चलाएंगे नहीं तो सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए दिमाग लगाते रहो। जितनी बार भी हम बोल रहे हैं कि वीडियो रोको ट्राई करो, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो रोको ट्राई करते रहो, ठीक है। कोई भी ना मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है भाई, मेहनत किए रहेंगे तो वो काम आएगा ही आएगा, एकदम श्योर एंड सर्टेन है ये चीज़। चलो ध्यान देते हैं भाई, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ये इस तरीके से है। अब ना डेल वी बाई डेल एक्स को ध्यान देते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में इस तरह से कि y और z को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट। चलो ध्यान देना, x वेरिएबल है ना, y कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हुआ है तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता है 1 प्लस y और z दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को चुपचाप से उतार लेंगे क्योंकि उसके साथ वेरिएबल भी है। अगर अकेले होता है कांस्टेंट तब तो 0, और अगर वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट वैसे ही चुपचाप से लिख लेते हैं। और x का फिर से डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया y प्लस जेड। फिर आगे ध्यान देते हैं, डेल v अपॉन डेल y, इसमें क्या मानेंगे, x और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको, भाई x कांस्टेंट तो x को ऐसे लिख लिए, y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, फिर प्लस z कांस्टेंट तो z को लिख लिए, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, प्लस z और x दोनों कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा x प्लस z, ठीक है। ये इस तरह से है। एक बार और चलते हैं, अगर डेल v बाई डेल z लिखें, डेल v अपॉन डेल z, क्या लिखना है कि भाई हम y और x को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो अब अगर हम लोग डेल v बाई डेल z लिखे तो x और y कांस्टेंट है तो उसका 0 प्लस y को छोड़ देंगे क्योंकि y तो कांस्टेंट है और z का z के रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, और प्लस फिर से x कांस्टेंट तो x को वैसे रहने देंगे और z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। तो ये वैल्यू फाइनली सॉल्व होकर कितनी आ गई बताओ भाई, x प्लस वाई। क्लियर हो रही है कहानी। तो ये इस तरीके से है। तो अगर अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बारी बारी वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी बाई डेल एक्स पता है कितना, y प्लस जेड आई कैप, ठीक है। फिर डेल वी बाई डेल वाई रख रहे हैं, मतलब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है।
डेल वी बाई डेल वाई कितना है, ये रहा माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड जे कैप, ठीक है। फिर डेल वी बाई डेल जेड के कैप, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई के कैप। क्लियर हो रही है कहानी। अच्छा y प्लस जेड को लिखेंगे y प्लस जेड, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2i कैप, फिर माइनस ऑफ 2j कैप, फिर माइनस ऑफ 2k कैप। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर हो रही है कहानी। माइनस 2i कैप, माइनस 2j कैप, फिर माइनस ऑफ 2k कैप। क्लियर। तो ये इस तरह से हो जाएगा हम लोग का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 2 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर हो रही है कहानी। ये इस तरीके से नोट कर लो। ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। करना क्या है, सिंपली वो यहाँ पे क्वेश्चन बदलते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को बस इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक और हम दे रहे हैं, उसको ध्यान से ट्राई करेंगे। अगर पोटेंशियल मान लेते हैं दिया हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड वोल्ट। चलो अब इसको ट्राई करो, ये कम टाइम में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 मिनट के लिए वीडियो रोको और इसको ट्राई कर लो। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या गिवन हम लोगों को, x y z, ठीक है। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। सिंपल तरीके से इस पे भी ध्यान देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो वही है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, जितनी बार मौका मिले लिखते रहो। डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। अब बारी बारी ध्यान देते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको, डेल वी अपॉन डेल एक्स को। एक्स वेरिएबल, बाकी दोनों कांस्टेंट। तो x वेरिएबल का 1, कांस्टेंट को वैसे चुपचाप से छाप लेंगे। डेल v बाई डेल वाई, x और z को कांस्टेंट, तो x और z को चुपचाप से छाप लेंगे और y का तो 1 हो जाएगा। डेल v बाई डेल z, तो z को वेरिएबल, x और y को कांस्टेंट, तो x और y वैसे ही नोट कर लेंगे और z का तो 1 हो जाएगा। अब अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लें तो आ जाएगा माइनस ऑफ वाई जेड आई कैप, माइनस ऑफ एक्स जेड जे कैप, माइनस ऑफ एक्स वाई के कैप, ठीक है। 1 1 1 रख देंगे अगर, तो यहाँ से हम लोगों को 1 1 1 एट 1 1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना मिलेगा, माइनस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। क्लियर हो रही है कहानी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। क्लियर, नोट कर लो इसको। चलो देखो इस टर्न पे हम लोग क्या क्या देखे। इस टर्न पे हम तुमको आते एक क्वेश्चन कराए जहां वो पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछे थे हम कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है 0 तो पोटेंशियल की क्या कहानी है, और अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम बताएं रिलेशन के बारे में कि अगर हम लोग को पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, उस पर क्वेश्चन किए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फिर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो बस करो यहाँ तक। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छे से चालू हुई हैं भाई। बस हमको लग रहा है ना एक ये मतलब जितने भी लेक्चर में ये सब खत्म हो पाए उसके बाद वो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ना है, फिर ये चैप्टर फिनिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।